ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फीचर्स, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के क्या फीचर्स होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले थ्री फेज जो सिंक्रोनस मोटर है ना, ये किस स्पीड पर रोटेट करती है। तो ये जो मोटर है केवल सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है ना, इससे कम स्पीड पर ये रोटेट नहीं करती है। अब सिंक्रोनस स्पीड किसको बोलते हैं, तो ये जो फार्मूला है NS 120 F/P, इससे जो हमको स्पीड प्राप्त होगी है ना, उस स्पीड को क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। तो एफ क्या होती है, सबको पता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। पी क्या होती है, नंबर ऑफ पोल, कि अपनी मोटर में पोल्स की संख्या कितनी है। ठीक है, यदि मान लीजिए अपने यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज आती है, सबको पता है। अब पोल यदि हमारे हैं यहाँ पे 2, तो सिंक्रोनस स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3000 आरपीएम हो जाएगी। या फिर यदि हम देखेंगे कि हमारे पास में जो मोटर है उसमें पोल कितने हैं, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी। तो ये सिंक्रोनस स्पीड है, तो मोटर जो है केवल इसी स्पीड पे रन करेगी। ठीक है, 3000 आरपीएम पे, इससे कम स्पीड पर रन नहीं करेगी। यदि आप बोलोगे कि क्या मोटर 2999 आरपीएम पे रन करेगी, तो इस पर वो रन नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड नहीं है, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड है, तो उस पे वो रन नहीं करेगी, 1 आरपीएम भी लेस उसमें नहीं होगा। दूसरा यदि देखें, ये सिंक्रोनस स्पीड है, तो मोटर क्या इस पे रन करेगी, यस इस पे रन करेगी। यदि आप बोलोगे 1499 आरपीएम पे रन करेगी क्या, तो इस पे वो रन नहीं करेगी। ठीक है, तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जो है वो केवल कांस्टेंट स्पीड यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती है। ठीक है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो, नई सिंक्रोनस स्पीड आपको मिल सकती है। कैसे मिलेगी, तो देखिए हमने क्या किया, पोल्स को चेंज किया तो हमारी स्पीड चेंज हो गई। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रनिंग कंडीशन में आप मोटर के पोल्स को तो चेंज नहीं कर सकते हो। रनिंग कंडीशन में आप क्या चेंज कर सकते हो, उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। तो यदि हम मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी को 40 हर्ट्ज कर दिए, ठीक है, तो अब 40 हर्ट्ज कर दिए तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1200 आरपीएम हो जाएगी। तो ये इसकी नई सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। अब मोटर इस स्पीड पे रन करेगी, लेकिन आप बोलोगे कि क्या मोटर 99 आरपीएम पे रन करेगी, तो इस पे ये रन नहीं करेगी। आ गई बात समझ में सबको। तो फर्स्ट उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए, पॉइंट डाल के फर्स्ट लिखिए, यह मोटर कांस्टेंट स्पीड दैट इज सिंक्रोनस स्पीड, अर्थात सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है। इससे लेस स्पीड पर, इससे कम स्पीड पर यह ऑफ हो जाती है। इससे लेस स्पीड पर, इससे कम स्पीड पर यह ऑफ हो जाती है। ऑफ यानी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, दूसरा, इस मोटर की स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो भी आपको बताया, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड उसमें लिखिए, इसकी स्पीड को सप्लाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी स्पीड को सप्लाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड का इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा, ये जो मोटर होती है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, ये कैसी होती है, नॉट सेल्फ स्टार्ट, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, यदि हमें इसे स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जो मोटर होती है इस मोटर के शाफ्ट पर, ये अपनी सिंक्रोनस मोटर है, इस सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट पर एक दूसरी मोटर कनेक्ट करेंगे, उस मोटर को क्या नाम देंगे, पॉनी मोटर। अब ये पॉनी मोटर कौन होगी, तो ये पॉनी मोटर हो सकती है आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो सकती है, बात समझ में आई, या फिर डीसी कंपाउंड मोटर होती है, डीसी कंपाउंड मोटर हो सकती है। ठीक है, तो पॉनी का मतलब वो क्या होता है, स्मॉल साइज, इसका साइज क्या है, स्मॉल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉनी बोलेंगे। बात समझ में आई, पॉनी का मतलब क्या होता है, स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज की मोटर है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे पॉनी मोटर बोलेंगे। तो इसके शाफ्ट पर स्मॉल रेटिंग मोटर, स्मॉल साइज मोटर को कनेक्ट करते हैं, पॉनी मोटर, और वो पॉनी मोटर कौन सी होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर होगी या फिर डीसी कंपाउंड मोटर होगी। इसको कनेक्ट करके इसको सिंक्रोनस स्पीड तक रोटेट करते हैं, या नियर टू सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करेंगे। ठीक है, तो जब ये नियर टू सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करने लगेगी तो इसके फील्ड पोल को और आर्मेचर वाइंडिंग को, दोनों को एक साथ क्या करेंगे, एक्साइटेशन देंगे, तो फिर ये मोटर क्या करेगी, सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। आई बात समझ में, उसमें नोट करिए, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे स्टार्ट करने के लिए, इसे स्टार्ट करने के लिए इसके शाफ्ट पर स्मॉल रेटिंग मोटर, इसे स्टार्ट करने के लिए इसके शाफ्ट पर स्मॉल रेटिंग मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, या डीसी कंपाउंड मोटर को कनेक्ट करते हैं। इसे पॉनी मोटर कहते हैं, इसे पॉनी मोटर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पॉनी मोटर को सप्लाई देकर, पॉनी मोटर को सप्लाई देकर इसके रोटर को सिंक्रोनस स्पीड तक रन करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड तक रन करते हैं। फिर सिंक्रोनस मोटर के फील्ड पोल एंड आर्मेचर वाइंडिंग को वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इससे यह मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है। पूरा ले जाओ, तीनों ले जाओ। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है। तो याद रखिए सेल्फ स्टार्ट ये नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो यदि पूछेगा पॉनी मोटर कौन सी होती है, तो फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर होगी, या फिर क्या होगी, वहां पे डीसी कंपाउंड मोटर होती है। ठीक है, अब ये जो मोटर होती है
थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर ये क्या करती है, वाइड रेंज ऑफ लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, इस पर वर्क करती है। मतलब कि ये जो मोटर है ये लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर सकती है और ये मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर भी वर्क कर सकती है, दोनों पावर फैक्टर पर वर्क कर सकती है, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगी, लैगिंग या लीडिंग पे, तो आगे पढ़ेंगे। इसके एक्साइटेशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और इसके एक्साइटेशन को चेंज करके इसको लैगिंग या लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, ओवर एक्साइटेड। तो जो ओवर एक्साइटेड यानी अति उत्तेजित, ओवर एक्साइटेड, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, एट नो लोड, कैसे लोड पे होगी वो, नो लोड पे, तो उसे क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे देखेंगे कि जो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए, ठीक है, जो सिंक्रोनस मोटर बनाई जाती है और लोड को ड्राइव करने के लिए, लोड को घुमाने के लिए जो सिंक्रोनस मोटर बनाई जाती है, दोनों के कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है कि जो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए अपन सिंक्रोनस मोटर बनाते हैं वो मैकेनिकली उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, उसका शाफ्ट वगैरह जो है वो मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं रहेगा। लेकिन जब हम लोड को ड्राइव करने के लिए सिंक्रोनस मोटर बनाएंगे तो वो कैसी होनी चाहिए, मैकेनिकली स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उसको लोड को ड्राइव करना है ना। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो इसलिए यहां पे बोलता है कि जो अपनी सिंक्रोनस मोटर है कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड, है ना, विशेष रूप से बोलता है नोट लोड। तो याद रखना है कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड को ही क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है। क्योंकि ये मोटर लोड को ड्राइव करने के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये काय के लिए, सिंक्रोनस कंडेंसर किसको बोलते हैं, वह सिंक्रोनस मोटर होती है जो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए बनाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पे सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब समझ में आया कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड, उसको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर बोलेंगे, ठीक है। तो नो लोड जुड़ा होगा उसके साथ में, तभी उसको सिंक्रोनस कंडेंसर बोलना है, ठीक है ना। तो ये कैसे पावर फैक्टर पे वर्क करेगी, ओवर एक्साइटेड होने पर लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिंक्रोनस मोटर वाइड रेंज lagging and leading, wide range lagging and leading पावर फैक्टर पर वर्क करती है। नेक्स्ट के ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर at no load is called synchronous condenser, synchronous condenser works at, क्या लिखे हैं कि अगेन क्या लिखे हैं, अपन क्या लिखे हैं उसमें, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड इज कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर, है ना, इज वर्क एट लीडिंग पावर फैक्टर and used to improve the power factor and used to improve power factor of transmission line, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन में अपन क्या करेंगे, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया इतना सबको। अब यहाँ पे
जो ये सिंक्रोनस मोटर है, इस सिंक्रोनस मोटर में यदि आपको बोलेगा कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कितना होता है, ठीक है, तो ये मोटर नॉट सेल्फ स्टार्ट है, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, 0, ठीक है। तो उसमें नोट करिए, इसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, या 0 स्टार्टिंग टॉर्क, 0 स्टार्टिंग टॉर्क। ओके। सेकंड, यदि अपन देखें कि इसकी जो नो लोड स्पीड है, ठीक है, और इसकी जो फुल लोड स्पीड है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0। नो लोड पे भी कितने आरपीएम पे चलेगी ये, 1500, तो फुल लोड पे भी कितने पे चलेगी, 1500। मीन्स लोड चेंज करने से इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है। बात समझ में आ रही ना। यदि आपकी ये मोटर है और इस मोटर पे अभी यहाँ पे कोई लोड आप कनेक्ट नहीं किए हो, इसको सप्लाई दिए हो, और इसका रोटर 1500 आरपीएम पे रन कर रहा है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा है। अब यदि इसके शाफ्ट पे आप लोड को कनेक्ट कर देते हो तो भी इसकी स्पीड क्या रहेगी, 1500 रहेगी। इससे कम स्पीड पे तो ये रन ही नहीं करेगी, स्टॉप हो जाएगी। बस वही में। तो नो लोड और फुल लोड स्पीड का डिफरेंस क्या है, 0। तो अपन क्या बोलेंगे, स्पीड रेगुलेशन कहलाता है। नो लोड और फुल लोड स्पीड का डिफरेंस क्या कहलाता है, स्पीड रेगुलेशन। तो इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें लिखिए 0 स्पीड रेगुलेशन, 0 स्पीड रेगुलेशन, 0 स्पीड रेगुलेशन। अर्थात इसकी नो लोड एंड फुल लोड, अर्थात इसकी नो लोड एंड फुल लोड स्पीड का डिफरेंस 0 होता है। इसकी नो लोड और फुल लोड स्पीड का डिफरेंस 0 होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो स्लिप होता है, ये स्लिप क्या होता है इसमें, तो ये स्लिप भी क्या होता है, 0 होता है। स्लिप किसको बोलते हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड, इनका अंतर होता है, ठीक है। कि यहाँ पे जो इसका रोटर है, इसके रोटर की स्पीड क्या है और सिंक्रोनस स्पीड क्या है, दोनों का अंतर क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है, ठीक है। तो हमने बोला कि इसका जो रोटर है वो किस स्पीड में रोटेट करता है, सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है ना। तो इसके रोटर की स्पीड भी क्या होगी, सिंक्रोनस होगी। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो स्लिप की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट लिखिए, इसकी स्लिप, इसके स्लिप की वैल्यू 0 होती है, इसके स्लिप की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क 0, स्पीड रेगुलेशन 0, और स्लिप की वैल्यू भी क्या होती है, इसमें 0 होती है, ठीक है। दूसरा, ये जो मोटर होती है इसमें जो हम पोल यूज करेंगे, है ना, पोल कैसे यूज करेंगे, तो हमने अल्टरनेटर में पढ़े थे, दो टाइप के पोल होते हैं, है ना। एक होता है स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर, ऐसा पढ़े थे कि ये रोटर कैसा है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। तो इसके पोल इस प्रकार से थे, एनएस, है ना। और दूसरा हमने पढ़ा था कि एक क्या होता है, सैलिएंट पोल रोटर, जिसके पोल ऐसे उभरे हुए होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं, सरफेस से बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रोटर था इसको क्या बोले थे, सैलिएंट पोल रोटर। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सैलिएंट पोल रोटर, ठीक है। तो थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर है, इस थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में हम कैसे पोल का यूज करेंगे, सैलिएंट पोल रोटर का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिलक्टेंस टॉर्क होता है ना। इसमें यदि हम देखें कि चारों तरफ एयर गैप कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, एक समान एयर गैप रहेगा, है ना। तो इसके कारण इसके चारों तरफ में रिलक्टेंस कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे एयर गैप कम है, ठीक है, यहाँ रिलक्टेंस कम रहेगा, एयर गैप ज़्यादा है, यहाँ रिलक्टेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो आयरन की क्या प्रॉपर्टी होती है, आयरन का क्या गुण होता है, वो अपने आप को हमेशा हाई फ्लक्स डेंसिटी एंड लो रिलक्टेंस में रखता है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है। यदि और सिंपल समझना है कि रिलक्टेंस टॉर्क क्या होता है, ठीक है, तो यदि हम देखें कि एक हमने यहाँ पे ये एन पोल बना दिया और एक हमने क्या बना दिया यहाँ पे एस पोल, ठीक है, और एक लोहे के टुकड़े को हमने ऐसा बीच में होल कर दिया, एक स्पोक ऐसा फंसा दिया, है ना, ये लोहे का टुकड़ा घूमने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, ठीक है। अब इसको ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा, ये लोहे का टुकड़ा स्वयं एक टॉर्क उत्पन्न करेगा और अपने आप को इस पोजीशन में अपने आप ले आएगा, कि नहीं लाएगा, ले आएगा। कारण कारण ये होता है कि लोहे की परमिएबिलिटी अपन पढ़े थे क्या होती है, हाई, रिलक्टेंस क्या होता है, लो। तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इससे कंसंट्रेट होकर ऐसे पास होगी। तो जब इससे ऐसे कंसंट्रेट होकर पास होगी तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की क्या टेंडेंसी होती है, अपने आप को स्ट्रेच करती है ऐसा। तो जब अपने आप को स्ट्रेच करेगी तो ये उसकी पोजीशन में आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस टॉर्क को क्या बोलेंगे, ये इस पोजीशन में आने के लिए क्या उत्पन्न हुआ, एक टॉर्क, तो उस टॉर्क को क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस टॉर्क। आई बात समझ में। तो वो रिलक्टेंस टॉर्क इसमें प्रोड्यूस्ड हो सकता है, उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि उसके चारों तरफ तो एक समान एयर गैप है, एक समान रिलक्टेंस है ना। इसमें एक समान रिलक्टेंस नहीं है, तो ये रोटर अपने आप को उधर एडजस्ट कर लेगा जहां पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होगा, रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा। आई बात समझ में सबको। तो उसमें नेक्स्ट देखिए, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में सैलिएंट पोल रोटर का यूज करते हैं, सैलिएंट पोल रोटर का यूज करते हैं। क्योंकि इसमें रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि इसमें रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है। समझ में आया सबको। अब यदि यहाँ पे देखें कि जो ये अपनी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है, इसमें अपन रिलक्टेंस टॉर्क को आप याद रखिए, बाद में इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अपनी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है, इस सिंक्रोनस मोटर में जो स्पीड होगी वो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कितनी होती है, 1500 आरपीएम। इससे हायर स्पीड के लिए इसको बनाया नहीं जाता है, ठीक है। इसकी अधिकतम स्पीड कितनी होगी, 1500 आरपीएम, उससे ज्यादा स्पीड के लिए इसको नहीं बनाएंगे। तो उसमें नोट कर लीजिए, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर 1500 आरपीएम से हायर स्पीड के लिए डिजाइन नहीं की जाती है, 1500 आरपीएम से हायर स्पीड के लिए डिजाइन नहीं की जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये मोटर हायर रेटिंग, ये मोटर हायर रेटिंग 150 किलोवाट से 15 मेगावाट, 150 किलोवाट से 15 मेगावाट रेटिंग तक होती हैं। तो ये मोटर हायर रेटिंग, ठीक है, इस रेंज के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। ठीक है ना, समझ में आया इतना सबको। तो यहां पे देखेंगे इसके ऑपरेशन का प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में क्या देखेंगे, तो इसमें समझेंगे कि ये थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर क्या है, नॉट सेल्फ स्टार्ट है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो ये सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
तो ये इसका क्या है, स्टेटर है। और इस स्टेटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। बात समझ में आई? और इसको क्या देते हैं, यहाँ पे 3 फेज वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 फेज वोल्टेज क्या करोगे, इसको अप्लाई करोगे। और यहाँ पे इसका ये है रोटर है। और ये इसके रोटर के पोल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रोटर के क्या है, यहाँ पे पोल है। अब क्या होता है कि जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो 3 फेज सप्लाई जो दे रहे हैं वो कैसी है, अल्टरनेटिंग है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने के बाद में फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं। फिर डायरेक्शन चेंज होगा, फिर इंक्रीज होगा और क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब हम इसको 3 फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में क्या सेटअप होता है, तो स्टेटअप में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है स्टेटर में, आर्मेचर में, है ना। इसी को आर्मेचर वाइंडिंग भी बोलते हैं, उसी को स्टेटर वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग है, जब इससे 3 फेज करंट फ्लो होती है तो वो क्या करती है, सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, जिसको बोलेंगे सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यदि यहाँ पे कोई एक एन पोल बन रहा है तो उस समय यहाँ पे क्या बन रहा होगा, एक एस पोल। ठीक है, तो ये एन पोल यहाँ पर तेजी से चलेगा, ये एन पोल ऐसे चलते जाएगा, यहाँ पे एन पोल ऐसे शिफ्ट होते जाएगा, ये एस पोल इधर शिफ्ट होते जाएगा। तो ये एन पोल के शिफ्ट होने की स्पीड और इस एस पोल के शिफ्ट होने की स्पीड ही क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। और वो किसके बराबर होती है, तो इस साइकिल की चेंज होने की स्पीड की। जिस स्पीड से ये साइकिल चेंज हो रही है, इस साइकिल की चेंज होने की स्पीड क्या है, सिंक्रोनस है। उसी स्पीड से ये पोल भी क्या होते हैं, यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। बस वही मैं सबको। तो यदि हम देखेंगे कि किसी इंस्टेंट पर यहाँ पे क्या बना, एक एन पोल, और यहाँ पे क्या बना, एक एस पोल। तो पॉजिटिव साइकिल जब होगी तो यहाँ पे एन पोल बन रहा होगा और यहाँ पे क्या बन रहा होगा, एस पोल। ठीक है, अब साइकिल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसका तात्कालिक मान बढ़ते जा रहा है। तो ये जो पोल होंगे अब ये घूमना चालू करेंगे, ये आगे की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होना चालू करेंगे, इधर आना चालू करेंगे। ठीक है, और उसी समय ये एस पोल इधर आना चालू करेगा। आई बात समझ में सबको? तो रोटर जो है, यदि देखें कि स्टेटर का ये एन पोल रोटर के इस एन पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और स्टेटर का ये एस पोल रोटर के इस एस पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस रिपल्सन फोर्स के कारण, इस रिपल्सन फोर्स के कारण रोटर में क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा। तो रोटर को भी इधर घूमना चाहिए। ठीक है, लेकिन रोटर में क्या होता है, रोटर कैसा होता है, भारी होता है, हैवी होता है। और उस रोटर में क्या होगा, वहां पे इनर्शिया होगा। ठीक है, तो ये जो इनर्शिया पढ़े होगे आप, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है ना, विरामावस्था का जड़त्व होता है। ठीक है, कि आप पढ़े होगे कि कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में, रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी, है ना, यदि आप उस पर फोर्स जब तक नहीं अप्लाई करोगे। तो जैसे ही अपन इसके ऊपर में ये फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, इसके इनर्शिया के कारण ये रोटेट कर पाए, इससे पहले ही ये साइकिल बहुत तेजी से चेंज हो जाती है। तो ये एन पोल घूम करके कहाँ आ जाता है, इससे पहले कि घूम पाता, रोटर घूम पाता, इसमें इनर्शिया है, इसको घूमने में समय लगेगा। तो इससे पहले कि रोटर घूम पाए, ये एन पोल घूम करके यहां आ जाता है, क्योंकि ये साइकिल क्या हो जाती है, चेंज। ये एस पोल घूम करके यहां आ जाता है। बात समझ में आ गई? रोटर तो घूम नहीं पाया, लेकिन स्टेटर के पोल तो घूम के आ गए, क्योंकि साइकिल तो अपनी स्पीड से चेंज होते रहेगी। ठीक है, अब ये एस पोल बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, एस पोल, और इधर क्या बन जाएगा, एन पोल। तो ये एस पोल अब इस एन पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये एन पोल इस एस पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पहले यदि रिपल करता तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगता,
अब अट्रैक्ट करेगा तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस स्पीड से ये साइकिल चेंज होती है उस स्पीड से स्टेटर के तो पोल रोटेट करते हैं, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन रोटर अपनी इनर्शिया के कारण किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाता है। तो स्टेटर के पोल क्या कर रहे हैं, इस रोटर के पोल पे बाई डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, बाई डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो पहले टॉर्क जो है इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड हुआ, इस रिपल्शन फोर्स के कारण टॉर्क ऐसे प्रोड्यूस्ड हुआ, इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण टॉर्क ऐसे प्रोड्यूस्ड हुआ। तो बार बार टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज। तो इससे पहले कि रोटर घूमने की कोशिश कर रहा है, घूमना चाहता है, उसके पहले ही फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो रोटर किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाएगा और स्टेशनरी रहेगा। तो रीजन समझ में आया, रीजन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल टॉर्क कौन प्रोड्यूस करता है, स्टेटर, क्योंकि स्टेटर के जो पोल हैं वो सिंक्रोनस स्पीड से क्या कर रहे हैं, वहां पे रोटेट कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये मोटर अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। यदि हमको इसे स्टार्ट करना है तो क्या करना है, आगे देखते हैं, ठीक है। तब तक इसको बना लो डायग्राम को, फिर आगे ठीक है। अब देखिए ये तो समझ में आ गया क्यों स्टार्ट नहीं होती है ना। अब यदि हमें इसको स्टार्ट करना है तो इसे हमको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हमने देखा कि ये स्टेटर का पोल सिंक्रोनस स्पीड से घूम के इधर आ जाता है कि नहीं, और ये वाला पोल सिंक्रोनस स्पीड से घूम के इधर आ जाता है, और रोटर अपनी इनर्शिया के कारण घूम नहीं पाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके शाफ्ट पे लगा दी एक मोटर, पोनी मोटर। अब पोनी मोटर लगा के इसके रोटर को हमने बाहर से अब क्या दिया, फोर्स दिया। बाहर से फोर्स देके उसके इनर्शिया को हमने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसके जड़त्व के इनर्शिया को क्या कर दिया आपने, खत्म कर दिया। अब उसमें क्या आ गया, मोशन आ गया। तो इनर्शिया ऑफ क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है। गति का जड़त्व बोलते हैं उसको। तो अब यहाँ पे इसमें क्या आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु घूम रही है तो वो लगातार अनंत काल तक घूमते रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें। तो अब इसमें आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको हमको कब तक, कहां तक घुमाना है, तो इसको हमको नियर टू सिंक्रोनस स्पीड घुमाना है, ठीक है। तो जब ये सिंक्रोनस स्पीड के लगभग घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं, इसके फील्ड पे वाइंडिंग की हुई होती है। इसके फील्ड पे हमने क्या की हुई होती है, वाइंडिंग। तो जब इसके फील्ड पे हमने वाइंडिंग की होती है तो उस वाइंडिंग को हम क्या देते हैं, डीसी एक्साइटेशन, यानी कि उसको हम डीसी सप्लाई देते हैं। तो जब हम उसको डीसी एक्साइटेशन देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तो ये क्या होगा, पोल मैग्नेटाइज होंगे, इनका चुंबक और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, स्टेटर को हमने क्या दिया हुआ है, 3 फेज सप्लाई। तो स्टेटर का फ्लक्स तो सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है, तो जैसे ही स्टेटर का फ्लक्स यहाँ आएगा और ये भी सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है और इसके फील्ड को हमने एक्साइटेशन दिया है, तो ये रोटर का जो एन पोल है वो स्टेटर के एस पोल के साथ में क्या होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग बनाएगा, कॉगिंग होगा। कॉगिंग यानी क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग बनाएगा। ठीक सिमिलरली यहाँ पे होगा कि इसका ये एस पोल रोटर के एन पोल के साथ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक लॉकिंग बनाएगा। अब स्टेटर का पोल भी सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है और रोटर को भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके नियर टू सिंक्रोनस स्पीड रोटेट कर रहे हैं। तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। और लॉक हो जाएंगे तो रोटर क्या करेगा, अब स्टेटर के पोल के साथ में मैग्नेटिकली लॉक होकर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करते रहेगा, अपनी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो कारण समझ में आया ना, इसका जो इनर्शिया था वो इसको रोटेट होने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे क्या किया गया, उसकी इनर्शिया को ही हमने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ही क्या कर दिया, हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो मोटर इस तरह से क्या होगी, यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगी और सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करना लगेगी। क्लियर है सबको। तो इसलिए पोनी मोटर का यूज यहाँ पे करते हैं। तो अपन लिख चुके हैं, पोनी मोटर उसके शाफ्ट पे लगाते हैं, है ना। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 फेज वोल्टेज अप्लाई करने पर, 3 फेज वोल्टेज अप्लाई करने पर
वह सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड वह सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। अर्थात स्टेटर के पोल सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करते हैं। स्टेटर के पोल सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। स्टेटर के पोल रोटर के पोल पर लगातार कंटिन्यूअसली अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स अप्लाई करते हैं। रोटर अपने इनर्शिया के कारण रोटेट नहीं कर पाता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। स्टेटर के द्वारा रोटर पर बाई डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस्ड होने के कारण रोटर स्टेशनरी रहता है और सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। इसे स्टार्ट करने के लिए पॉनी मोटर द्वारा रोटर पोल को सिंक्रोनस स्पीड तक रोटेट करते हैं। इससे रोटर का एन पोल स्टेटर के एस पोल के साथ मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है
और मोटर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करती है, और मोटर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करती है। ठीक है, मोटर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लोड एंगल या फिर इसी को बोलते हैं कपलिंग एंगल, और इसको डेल्टा से यहाँ पे शो करते हैं, या डेल्टा से शो कर सकते हो, अल्फा से शो कर देते हैं। ठीक है, अल्फा से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, लोड एंगल है, टॉर्क एंगल है, या फिर क्या है, ये कपलिंग एंगल है। ठीक है, ये होता क्या है, तो हमने पढ़ा कि सिंक्रोनस मोटर है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर क्या हो गई है यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, तो जब ये स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, तो उस समय ये एन पोल है स्टेटर का, और ये एस पोल है आर मतलब रोटर का। ठीक है, तो ये स्टेटर और रोटर के पोल एक दूसरे के आमने सामने क्या होंगे, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, और मैग्नेटिकली लॉक होके दोनों क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो अब यदि मोटर के शाफ्ट पे क्या करते हैं, हम लोड अप्लाई करते हैं, तो लोड अप्लाई करने पे क्या होगा, ठीक है, तो मोटर की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यदि कोई चीज घूम रही है ऐसा, उसके ऊपर आप लोड डालोगे तो नॉर्मली हम देखते हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है, होती है ना। लेकिन यहाँ पे जो सिंक्रोनस मोटर है इसकी क्या विशेषता है कि ये तो सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करेगी, उससे कम स्पीड पे ये रन नहीं करेगी। तो यदि हम इसके शाफ्ट के ऊपर में मैकेनिकल लोड अप्लाई करेंगे तो इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, तो यदि हम देखें यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए ये स्टेटर और रोटर के पोल हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली लॉक होकर ऐसे क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहे हैं। अब यदि हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, किस पे, शाफ्ट पे, रोटर के ऊपर में, तो ये स्टेटर का पोल जो है वो तो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता रहेगा, इसके ऊपर तो आप कोई लोड नहीं डाले हो। किसके ऊपर लोड डाले हो, रोटर के। तो रोटर का पोल ऐसा बैक हो जाएगा, अभी देखो दोनों सामने हैं, रोटर का पोल ऐसा बैक हो जाएगा, बैक हुआ थोड़ा सा, अब बैक होके अब दोनों क्या करेंगे, ऐसा सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में यदि अपन देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली आइडल कंडीशन में अपन देखें कि आइडल कंडीशन में क्या होगा, तो आइडल कंडीशन में स्टेटर और रोटर के पोल मैग्नेटिकली लॉक हो चुके होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं और सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो पोलर एक्सिस है, ये इनका पोलर एक्सिस होगा, ध्रुवीय अक्ष होगा, है ना। तो हम यहाँ पे देखें कि यदि इसके ऊपर में क्या करेंगे, रोटर के ऊपर में मैकेनिकल लोड अप्लाई करेंगे, तो ये जो रोटर का पोल होगा, ये रोटर का पोल क्या हो जाएगा, ऐसा बैक हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये रोटर का पोल अपनी पोजीशन से, पहले उसकी पोजीशन यहाँ पे थी, अब अपनी पोजीशन से क्या हो रहा है, ये यहाँ पे बैक हो जा रहा है, पीछे हो जा रहा है। तो हम देखेंगे स्टेटर और रोटर के पोल के मध्य आपको क्या मिलेगा, ये एक एंगल मिलेगा, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लोड एंगल बोलेंगे। तो ये एंगल कब आएगा, जब लोड अप्लाई करोगे, है कि नहीं, लोड इंक्रीज करोगे तो ये एंगल इंक्रीज होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाओगे रोटर का पोल अपनी पोजीशन से और बैक होते जाएगा। ठीक है, तो लोड एंगल बढ़ते जाएगा। तो नाम लोड एंगल क्यों दिए, समझ में आया, क्योंकि लोड अप्लाई करने के कारण ये एंगल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो लोड एंगल किसके प्रोपोर्शनल होगा, लोड के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपनी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है, इसमें जो ये लोड एंगल है, इस लोड एंगल की भी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, ऐसा तो नहीं है कितना भी लोड अप्लाई कर दो मोटर की स्पीड कम ही नहीं होगी, मोटर बंद ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो लोड एंगल होता है, इस लोड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। यदि हम 90 डिग्री से हायर लोड अप्लाई करते हैं तो ये पोल अपनी पोजीशन से क्या होगा, बैक होगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक लॉकिंग है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होगी तो सीधा मैग्नेटिक लॉकिंग ब्रेक होने से मोटर क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी।
है ना। हम पढ़ेंगे कि ये सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रन नहीं करेगी, तो या तो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगी या स्टॉप हो जाएगी। तो 90 डिग्री से हायर लोड एंगल यदि होता है तो मोटर क्या हो जाएगी, वहां पे स्टॉप हो जाएगी। आई बात समझ में। इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहले उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए रनिंग कंडीशन में स्टेटर एंड रोटर के मैग्नेटिक पोल एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने या अपोजिट रहते हैं और मैग्नेटिकली लॉक होकर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करते हैं। मैग्नेटिकली लॉक होकर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोटर के शाफ्ट पर मैकेनिकल लोड अप्लाई करने पर, मोटर के शाफ्ट पर मैकेनिकल लोड अप्लाई करने पर इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है। इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन रोटर का पोल अपने मैग्नेटिक एक्सिस से बैक हो जाता है, पीछे हो जाता है। रोटर का पोल अपने मैग्नेटिक एक्सिस से बैक हो जाता है, पीछे हो जाता है। इससे स्टेटर एंड रोटर के पोल के मध्य स्टेटर एंड रोटर के पोल के मध्य अल्फा डिग्री एंगल प्राप्त होता है। इसे लोड एंगल कहते हैं। इसे लोड एंगल कहते हैं। नेक्स्ट के लोड एंगल मैकेनिकल लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लोड एंगल मैकेनिकल लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लोड बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट के यदि लोड एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है, यदि लोड एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है तो स्टेटर एंड रोटर के पोल के मध्य की मैग्नेटिक लॉकिंग
के मध्य की मैग्नेटिक लॉकिंग ब्रेक हो जाती है, के मध्य की मैग्नेटिक लॉकिंग ब्रेक हो जाती है और मोटर स्टॉप हो जाती है, और मोटर स्टॉप हो जाती है। इसको नोट कर लो। ठीक है, तो मोटर जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, समझ में आया सबको ये? अब उसके बाद में हेडिंग डालिए बैक ईएमएफ। तो बैक यानी क्या होता है? विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत, उल्टा, बैक। ईएमएफ विपरीत दिशा में जो ईएमएफ होती है उसी को क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। ठीक है, तो यहां पे यदि हम देखें कि ये अपनी सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं? स्लॉट्स बनाते हैं, है ना, स्टेटर में स्लॉट्स बनाएंगे। और इन स्लॉट्स में क्या करते हैं हम? यहाँ पे 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग है और इस मोटर को हम क्या देते हैं? 3 फेज वोल्टेज क्या करते हो? अप्लाई करते हो। ये जनरेटर नहीं है, है ना, ये मोटर है, तो इसको वोल्टेज अप्लाई करोगे। ठीक है, तो वोल्टेज को आप यहाँ पे दोगे। ये इसके क्या होते हैं? यहाँ पे पोल होते हैं ये। तो फील्ड पोल कहाँ पे रहते हैं? इसके रोटर पे होते हैं, है ना, रोटेटिंग पोल होते हैं इसमें। अब ये इसका यहाँ पे क्या होता है? शाफ्ट होता है ये। ठीक है, ये इसका शाफ्ट है। अब क्या करते हैं? इसके फील्ड पोल पर क्या करते हैं? कॉइल को लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग, है ना। और ये फील्ड वाइंडिंग को हमको देना है डीसी एक्साइटेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके शाफ्ट पे लगा देंगे 2 स्लिप रिंग। ठीक है, रिंग यानी क्या होता है? जैसे अंगूठी पहनते हैं ना रिंग, वैसे ही ये स्लिप रिंग यहाँ पे है, लेकिन ये बहुत बड़े साइज की होती हैं, शाफ्ट पे लगाई जाती हैं। ये है यहाँ पे कार्बन ब्रश। हाँ, ये क्या है? कार्बन ब्रश। और ये अपना क्या है? यहाँ पे ये स्विच। ये डीसी वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है डीसी। ठीक है, ये वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए, फील्ड को रेगुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस लगा दिए वेरिएबल। ये डीसी वोल्टेज है, ये स्विच है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक्साइटेशन सर्किट है। एक्साइटेशन सर्किट है ये। कौन सा एक्साइटेशन देगा? डीसी एक्साइटेशन देगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? यहाँ पे कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश। ठीक है, ये क्या है? दोनों स्लिप रिंग है, तो ये यहाँ पे स्लिप रिंग है। तो स्लिप रिंग किसकी बनाई जाती है? तो ये बनाई है फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज कोई भी मशीन हो, है ना, उसमें स्लिप रिंग किसकी बनाई जाएगी? फॉस्फर ब्रॉन्ज की ही बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो फील्ड वाइंडिंग है, इसके कितने वायर निकलेंगे? 2 वायर। एक एंड किससे कनेक्ट है? स्लिप रिंग। दूसरा एंड किससे कनेक्ट है? दूसरी स्लिप रिंग से। ठीक है, तो ये पूरा रोटेटिंग पार्ट है स्लिप रिंग तक। शाफ्ट स्लिप रिंग ये रोटेट करेगा। कार्बन ब्रश रोटेट नहीं करते हैं, वो स्थिर रहते हैं। कार्बन ब्रश का काम क्या है? सिर्फ जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो यहाँ से क्या फ्लो होगी? करंट। तो वो करंट जो है इस कार्बन ब्रश से स्लिप रिंग तक पहुंचेगी, है ना। कार्बन ब्रश ऐसे स्थिर है, ये स्लिप रिंग ऐसे घूम रही है, तो कार्बन ब्रश किससे कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं? स्लिप रिंग से। तो स्लिप रिंग तक क्या करेंगे? करंट पहुंचाएंगे। करंट कहाँ जाएगी? फील्ड वाइंडिंग में। फील्ड वाइंडिंग से वापस आएगी इस स्लिप रिंग में और अपने पाथ को क्या करेगी? वो कंप्लीट करेगी।
आई बात समझ में? तो इस तरह से ये डीसी एक्साइटेशन यहाँ पे हम इसको देते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या होती है उसको देखते हैं। तो हमें पता है कि ये मोटर अब क्या है, अंडर रनिंग कंडीशन में, ये घूम रही है, ठीक है। तो जब ये मोटर अंडर रनिंग कंडीशन होगी, घूम रही होगी, ठीक है, और इसको हमने क्या दिया हुआ है, एक्साइटेशन दिया हुआ है, तो इसके पोल जो हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे यहाँ पे, फ्लक्स। पास में आई? तो जब ये घूम रही है तो इसके पोल की जो फ्लक्स है वो इस आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर को क्या करेगी, काटेगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या उत्पन्न हो जाएगी, ईएमएफ, है कि नहीं। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब भी कोई पोल जो है उसकी फ्लक्स आर्मेचर या किसी भी कंडक्टर को काटती है तो उसमें क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो यहाँ पे इसके पोल की फ्लक्स जब आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर को काटेगी तो उसमें क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उस ईएमएफ का जो फेज है वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट फेज में होता है, ठीक है। कि सपोज मान लीजिए अपनी जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, ये अपनी अप्लाइड वोल्टेज है, ये V उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो जो बैक ईएमएफ होगी वो इसके क्या होगी, अपोजिट फेज में होगी। ये बैक ईएमएफ है। तो बैक ईएमएफ दिख रही है आपको, जो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो रही है ना, वो ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के कैसे फेज में है, अपोजिट फेज में है। बात समझ में आई? तो अपोजिट होने के कारण ही उसको क्या नाम दिया गया, बैक ईएमएफ। क्लियर हुआ सबको? तो मैंने क्या बोला कि ये मोटर अंडर रनिंग कंडीशन है, घूम रही है। तो जब ये मोटर घूम रही होगी तो इसके पोल की फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर को काटेगी। इससे आर्मेचर में क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी, ईएमएफ, और उस ईएमएफ की दिशा अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होने के कारण उसको क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, फेज तो समझ में आ गया, अपोजिट अप्लाइड वोल्टेज के, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये अल्टरनेटर के समान है ना। सिंक्रोनस मोटर जो है वो क्या है, अल्टरनेटर ही है। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि जो अल्टरनेटर के आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होती है उसका जो इक्वेशन है वही इक्वेशन किसका होगा, इसके आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ का होगा। तो इसके आर्मेचर में जो उत्पन्न ईएमएफ है, बैक ईएमएफ, वो जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटर मतलब एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में जनरेटेड ईएमएफ की क्या होगी, बराबर होगी। तो कितनी होगी वो, तो 4.44 केसी केडी 5FT इतना वोल्ट होगी, ठीक है। इतने वोल्ट की ईएमएफ इसमें बैक ईएमएफ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब बैक ईएमएफ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो बैक ईएमएफ जो है वो फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी के। और हमको पता है कि भाई ये तो सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मशीन की स्पीड क्या होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे NS और F में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होता है, ठीक है। तो हम F की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पे N रख सकते हैं, N यानी उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। तो बैक ईएमएफ जो है इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब इसकी स्पीड भी तो कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है, कांस्टेंट होती है। आप चेंज कर सकते हो, स्पीड के द्वारा भी बैक ईएमएफ चेंज हो सकती है, ठीक है। सेम इक्वेशन डीसी मोटर में बनता है, सेम इक्वेशन। तो बैक ईएमएफ जो है वो स्पीड पे भी डिपेंड करती है। अब ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है वो, लेकिन हम तो जानते हैं कि भाई इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो यदि स्पीड कांस्टेंट है तो बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, ठीक है। और जो फ्लक्स है, कौन सी फ्लक्स है ये, पोल की। तो पोल की फ्लक्स किस पर डिपेंड करती है, फील्ड करंट पे। फील्ड करंट यानी क्या हो गया, डीसी एक्साइटेशन पे। तो हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डीसी एक्साइटेशन, ठीक है। तो बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, डीसी एक्साइटेशन होती है। याद रखिए कि सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है, यहाँ पे बैक ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डीसी एक्साइटेशन के। इसकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है आगे चल के, ठीक है। तो डीसी एक्साइटेशन को जब आप चेंज करोगे तभी बैक ईएमएफ क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है।
दूसरा, यदि हम यहाँ पे देखें कि अब आर्मेचर में दो वोल्टेज हो गई, दो वोल्टेज हो गई, कौन कौन सी दो वोल्टेज हो गई? एक हो गई अप्लाइड वोल्टेज भी जो हम दे रहे हैं, और दूसरी बैक ईएमएफ ई भी जो उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो आर्मेचर में रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी? तो रिजल्टेंट वोल्टेज इन आर्मेचर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ई आर से। तो रिजल्टेंट वोल्टेज इन आर्मेचर क्या होगी? अप्लाइड वोल्टेज V एंड बैक ईएमएफ EB, इन दोनों का क्या होगी? वो वेक्टर डिफरेंस होगी, ठीक है। कौन सा डिफरेंस लेना है आपको? एसी है, एसी में क्या लेते हैं? वेक्टर डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगी अप्लाइड वोल्टेज V एंड बैक ईएमएफ EB का क्या होगी? वेक्टर डिफरेंस होगी, ठीक है। अब ईएमएफ भी है तो क्या होगी? फिर वहां पे करंट फ्लो होगी। तो आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगी, आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होनी चाहिए? आर्मेचर की कुल वोल्टेज कितनी है? ये रिजल्टेंट यानी परिणामी वोल्टेज है। आर्मेचर की टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज क्या है? अब ये है, ठीक है। तो अब आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? आर्मेचर की नेट वोल्टेज अपॉन आर्मेचर का इंपिडेंस। तो सिंक्रोनस मोटर का इंपिडेंस क्या कहलाता है? सिंक्रोनस इंपिडेंस, Z यानी इंपिडेंस, S यानी सिंक्रोनस। तो आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगी वो आर्मेचर की वोल्टेज अपॉन क्या होगी? ZS। तो इतनी करंट जो है वो आर्मेचर में यहाँ पे फ्लो। आई बात समझ में सबको? इसको नोट करिए। एक काम करो, उसको बाद में नोट कराएं, स्क्रीनशॉट ले लेना डायरेक्ट, है ना। इसमें लिखिए क्योंकि वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा नहीं तो। इसमें नोट करिए, इसमें लिखिए रनिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर के पोल की फ्लक्स, रनिंग कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर के पोल की फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर को काटती है, आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर को काटती है। इससे आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, इससे आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। इस ईएमएफ का डायरेक्शन, इस ईएमएफ का डायरेक्शन अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होता है। इस ईएमएफ का डायरेक्शन अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट फेज में होता है, ऐसे लिखो, अपोजिट फेज में होता है। इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे बैक ईएमएफ कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, बैक ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अल्टरनेटर में, बैक ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अल्टरनेटर में जनरेटेड ईएमएफ के इक्वल होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए जल्दी से। बैक ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Eg 4.44 kc kd 5ft वोल्ट, इतना होता है, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए के इक्वल होता है ना, इतना लिख लो बस, लिख लिए। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, रनिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में
बैक ईएमएफ पोल की फ्लक्स, रनिंग कंडीशन में बैक ईएमएफ पोल की फ्लक्स एंड आर्मेचर स्पीड के प्रोडक्ट गुणनफल के प्रोडक्ट या गुणनफल के प्रोपोर्शनल होती है। ये लिखिए, बैक ईएमएफ फ्लक्स एंड स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है, ये वाला, ठीक है। उसके नीचे लिखिए अब सिंक्रोनस मोटर की स्पीड कांस्टेंट होती है, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड कांस्टेंट होती है। इसलिए बैक ईएमएफ केवल डीसी एक्साइटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डीसी एक्साइटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये लिखिए, बैक ईएमएफ केवल डीसी एक्साइटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ईबी प्रोपोर्शनल टू फाई, फाई प्रोपोर्शनल टू डीसी एक्साइटेशन, ठीक है। ईबी प्रोपोर्शनल टू फाई, फाई प्रोपोर्शनल टू डीसी एक्साइटेशन। उसके बाद में नेक्स्ट किए आर्मेचर की रिजल्टेंट वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज V एंड बैक ईएमएफ EB का वेक्टर डिफरेंस होती है। आर्मेचर की रिजल्टेंट वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज V एंड बैक ईएमएफ EB का वेक्टर डिफरेंस होती है। इसको लिखिए, ठीक है। रिजल्टेंट वोल्टेज जो है इन दोनों का क्या होती है, वेक्टर डिफरेंस होती है। ये पूरा लिख लो, है ना, पूरा लिख लो ये, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, तो बैक ईएमएफ क्या है, अपोजिंग ईएमएफ है ना। तो अपन पढ़े थे लेंज लॉ, तो क्या बताया था, एनर्जी कन्वर्जन कब होता है, जब अपोजिशन होता है। लेंज लॉ बताया नहीं, पढ़े नहीं थे कल परसों, क्या पढ़े थे उसमें कि लेंज ने क्या बताया था हमको, बताओ जल्दी। लेंज ने क्या बताया था भाई, एनर्जी जो कन्वर्जन होता है, एनर्जी को जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, तो एनर्जी कन्वर्जन केवल तभी पॉसिबल है, केवल तभी संभव है जब उसका क्या हो रहा होगा, अपोज हो रहा होगा, विरोध हो रहा होगा। यदि उसका अपोज नहीं होगा, उसका विरोध नहीं होगा, तो एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी कन्वर्जन है, अपोजिशन है, कौन कर रहा है, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ अपोजिट है ना, अपोजिशन कर रही है ना। तो इस बैक ईएमएफ के कारण ही क्या होता है, इस बैक ईएमएफ के कारण ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी देते हैं इसको, मोटर को इलेक्ट्रिकल देते हो, तो इलेक्ट्रिकल को किसमें चेंज करती है, ये मैकेनिकल में। तो इस बैक ईएमएफ के कारण ही आर्मेचर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। डीसी मोटर में पढ़े थे नहीं, पढ़े थे कि डीसी मोटर में भी पढ़े थे कि एनर्जी कन्वर्जन किसके कारण होता है, बैक ईएमएफ के कारण, अपोजिशन के कारण। जब तक अपोजिशन नहीं होगा एनर्जी कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसके कारण होता है, ये बैक ईएमएफ के कारण होता है, ठीक है। तो एक लाइन और लिख लीजिए उसमें, बैक ईएमएफ के कारण ही, बैक ईएमएफ के कारण ही सिंक्रोनस मोटर में
इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर्मेचर में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आर्मेचर में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, समझ में आया सबको ये?